हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2014 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक के एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो इस क्वेश्चन में एक डाटा सेट गिवन है एंड उसके ऊपर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। मतलब तो जैसे दिया है यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, इनकम इंक्रीज बाय, पर कैपिटा इनकम ऑलवेज, पर कैपिटा इनकम। तो हमें तीन चीजें निकालनी है, पॉपुलेशन, इनकम, पर कैपिटा। तो यदि हम इसको सबसे बड़े बड़े नंबर्स को देखेंगे तो अपने समय बचाने के लिए तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन दिया है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर। तो यदि हम इसको फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज इंक्रीज का, तो पाएंगे 21 माइनस 20 अपॉन 20, तो वो तो 5% हो जाएगा। पर यदि हम इसको 21 to 22 के बीच में जाते हैं, वन अपॉन मतलब 22 माइनस 21, तो ये 22 माइनस 21 अपॉन 21 होगा। तो 1/21 ऑब्वियसली ये 5% के कम जाएगा। हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 4.7% के आसपास आता है। फिर वैसे भी 22 से 23 जब जाता है तो 23 माइनस 22 अपॉन 22, 1/22 ये 5% के और नीचे आएगा, 4.5 समथिंग। तो ये हमने मैनुअली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। फिर तो ये ऑल वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा पूछा, इनकम दिया है कि इनकम इंक्रीज बाय 10% और मोर एवरी ईयर। यदि हम इसको यहाँ पे करते हैं तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 1225 समथिंग माइनस 1111, तो पाएंगे कि ये भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें वो भी नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे हम सबसे लास्ट से लेते हैं जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे 1345 माइनस 1225, तो ये हो जाता है, इसका डिफरेंस आएगा 120, राइट। 1345 माइनस 1225 इज इक्वल टू 120। तो 120 अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज 1225, तो ये हमारा 9.8% के आसपास आ रहा है। तो ये यानी कि 10% से कम है। तो यानी कि ये भी हमारा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट, पर कैपिटा हमने निकाल लिया, ये थोड़ा इजी हो जाता है। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994, तो 1994 में 55.68 था। यानी कि ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5568 आ जाएगा, 5568। और यहाँ पे 1995 में 5847 था, 558.47। तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम 1995 में बढ़ा हुआ। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाय एलिमिनेशन वी गेट दिस। पर फिर भी यदि हम देखें, पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज हाई अबव, was always above 5000। तो यहाँ पे 5050 था, यहाँ पे 5290 था, यहाँ पे 5568 था, 5847 था। हमेशा ये 5000 के ऊपर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसमें पूछा है एक सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशनशिप दिया गया है एक टेबल में। उसमें पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक अननोन नंबर दिया है। तो हमें पता करने के लिए पहले तो बता दूं कि इसमें यूपीएससी ने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक 15 और दूसरा डी। तो पता पता करते हैं कि कैसे आई है। तो यदि हम इसको ऐसे ऐड करते हैं 29 प्लस 13 प्लस 18, तो विच विल बी इक्वल टू 60। फिर 30 प्लस 27 प्लस 3, तो ये भी इक्वल टू 60। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें करना पड़ता है। अलग अलग वेज होते हैं, माइनस, प्लस, निगेटिव, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वन, क्यूब माइनस वन। ठीक है, ये सारे मतलब ट्रायल एंड एरर लेते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चन में, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो हमने मतलब ट्रायल एंड एरर करके पाया कि 29 प्लस 13 प्लस 18 विच विल बी इक्वल टू 60। ये भी 60 आ रहा है, तो इसको भी 60 ही होना चाहिए। तो 60 माइनस 33 माइनस 19 करना पड़ेगा एक्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये तीनों को मिला के 60 आता है। तो हम पाएंगे कि इसका आंसर 8 आता है। दैट इज 33 प्लस 19 इज इक्वल टू 52। यहाँ पे 60 है पहले से, 60 माइनस 52 विच विल बी इक्वल टू 8। फिर एक दूसरा मेथड है, इसमें है कि जो कॉलम 1 है माइनस कॉलम 2 है, उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन 30 आंसर 13 आ रहा है, जो कि ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है जो मिड कॉलम है, सेकेंड कॉलम। इसमें भी 30 माइनस 3, तो विच विल बी इक्वल टू 27 प्लस 27, मतलब कोई चेंज नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्लस 0 है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हमने प्लस 2 किया था।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +1, राइट। तो 33 माइनस 19, ठीक है, +1। तो 33 माइनस 19 कितना होगा, विच विल बी इक्वल टू, है ना, 14। तो 14 + 1 विच विल बी इक्वल टू 15। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 33 प्लस -19 +1। यहाँ पे हम +1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने +2 किया था। यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +0 है। तो इसके अनुसार ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर आ जाता है 15। तो ये हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। यूपीएससी ने दोनों को मार्क्स दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, पता करना है कि जो लास्ट का मैट्रिक्स है एक्सट्रीम कॉर्नर का, उसमें वो कौन से मतलब अरेंजमेंट आएंगे। तो यदि हम इसको ऐसे देखें, 3 सर्कल 4 सर्कल्स है, 2 क्यूब ट्राइंगल्स है, 3 सर्कल्स है, 3 ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स है, 4 सर्कल्स है। तो ऐसे तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि हम इसको यहाँ पे देखें, थर्ड जो डिक्रीज हो रहा है, ट्राइंगल्स डिक्रीज, सर्कल्स डिक्रीज हो रहे हैं और ट्राइंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो पर एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 सर्कल्स है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, यहाँ पे 3 सर्कल्स है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 2 सर्कल्स है। यानी कि यहाँ पे एक ट्राइंगल कट गया, यहाँ पे ये भी कट गया। सेम वे यहाँ पे एक ट्राइंगल खत्म, यहाँ पे एक सर्कल खत्म। तो इसलिए हमारा 3 सर्कल और एक ट्राइंगल आता है। यहाँ पे 3 सर्कल एक ट्राइंगल है। तो ऐसे ही यदि सिमिलर वे में हम करें, तो यहाँ पे भी 3 सर्कल्स है, 3 ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स 2 ट्राइंगल्स हो जाते हैं, यहाँ पे 1 सर्कल 1 ट्राइंगल हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए, राइट। तो जैसे यहाँ पे 2 सर्कल्स है, 4 ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पे 1 सर्कल 3 ट्राइंगल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सर्कल तो बचा नहीं है, तो ट्राइंगल को ही माइनस कर देंगे। तो ये वाला तो बचा क्या, 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे जो भी है 2 ट्राइंगल्स, उसमें हम कर देंगे आंसर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ये सॉल्यूशन में भी दिया है कि इन ईच कॉलम इन अ पर्टिकुलर सेल द नंबर ऑफ सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स रिड्यूसेस बाय 1 फ्रॉम लास्ट सेल। ठीक है। तो ये ट्रायंगल मतलब ये अरेंजमेंट है ऐसा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक पॉइंट्स दिए गए हैं बीच बीच में, सपोज एक जगह से दूसरी जगह जाने का। एंड अब बोल रहा है कि इसमें पूछा है कि सपोज अलग अलग कितने रूट्स हैं, मतलब कितने रूट से ये जो एस है वो टी पे जा सकता है। ठीक है। जो एस से कोई बंदा है या बंदी है वो टी पे जा सकता है या जा सकती है। तो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मतलब मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, कि ये तो एस से यू पे जाने के लिए एक रास्ता है, फिर ये दूसरा रास्ता है, फिर ये वाला तीसरा रास्ता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम एस टू यू इज 3। नंबर ऑफ वेज टू रीच वी फ्रॉम यू इज इक्वल टू 2। कैसे, ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, बीच में कोई रास्ता नहीं दिया हुआ है, तो विच विल बी इक्वल टू 2। फिर नंबर ऑफ वेज टू रीच टी फ्रॉम यू, वी। तो वी से टी के जाने के लिए ये भी रहे, ये भी है एंड ये भी है। तो इसके लिए ये तीनों है हुए। तो टोटल वेज क्या होंगे, इसके मल्टीपल, राइट्स, इसके प्रोडक्ट्स। ये फॉर्मूला है एक, कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच, तो जितने जितने भी पॉइंट से एक से दूसरा पॉइंट जा सकते हैं, तो वैसे फाइनल पॉइंट जाने के लिए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एस से टी पे जाने के लिए 3 × 2 × 3, तो विच विल बी इक्वल टू 3 × 2 6, 6 × 3 इज इक्वल टू 18। तो 18 हमारा सही जवाब हो गया। यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो करेक्ट। फिर ये वापस नेक्स्ट एक अरेंजमेंट दिया है, उसमें पूछा है कि एक इस ये मतलब लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये दिया है कि फिफ्थ फिगर क्या होगा, मतलब ये वाला फिगर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, तो ये देखेंगे कि ये जो ये है वर्टिकली, तो इसका पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज किया है। मतलब ये लेफ्ट में है तो इसको राइट कर दिया है, ये राइट में है तो इसको लेफ्ट कर दिया है। ये वाले फिगर में देखिए। सिमिलर ये वाला जो है इसमें कंपोनेंट, ये ऊपर है, ठीक है, इट्स अपसाइड, तो इसको डाउन साइड कर दिया है इसमें। एंड ये डाउन साइड है तो इसको अप साइड कर दिया है इसमें। तो ये तो हो गया एक। फिर इसमें यदि देखें तो इसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है। ये जो है इसको ये यहाँ पे कर दिया है। ओके। ये जो है ये यहीं पे किया है, ये वाला यहीं पे किया है, एंड इसका ये वाटर जो इमेज होता है वो कर दिया है। तो इसके लिए ये वाला जो है वो यहीं पे है, ठीक है, एंड ये वाला जो है ये यहीं पे है। तो मतलब इसको पूरा इंटरचेंज कर दिया, ये वाला साइड ये साइड गया है, एंड ये वाला साइड जो है वो ये साइड गया है, एंड ये वाला साइड जो है ये साइड आ गया। ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर इसमें यदि हम देखें
कि ये जो अरेंजमेंट है इसको अपसाइड किया है और ये जो है इसको डाउन साइड कर दिया, अगेन इसको भी लेफ्ट साइड कर दिया, इसको राइट साइड कर दिया इसमें। तो अब इसमें क्या होगा, लास्ट हमारे जो फाइनल आंसर होगा उसमें, तो इसमें जो है ये ये वाला जो है वो इस साइड चला जाएगा एंड ये वाला इस साइड चला जाएगा जैसे इसमें हुआ था। तो ये कैसे जा रही है, ये वाला मतलब इमेज यही रहना चाहिए, वर्टिकल्स यही रहने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ये इस साइड जाना चाहिए, ठीक है, एंड ये इस साइड जाना चाहिए और ये इस साइड जाना चाहिए, ये इस साइड जाना चाहिए। तो यानी कि वर्टिकल सेम रहेंगे लेकिन पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा, डायरेक्शन। तो ये देखिए ये ऊपर रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है, ये नीचे रहना चाहिए डाउन साइड, तो ये यहाँ पे है, ये वाला इसी साइड रहना चाहिए, ये वाला इसी साइड रहना चाहिए डाउन साइड में। तो ये हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ए बेल रिंग्स, अगेन ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ये समझ आ जाता है पढ़ने के बाद कि हर 18 मिनट पे बजता है। एक दूसरा वाला जो बेल है वो 24 मिनट्स पे बजता है, तीसरा वाला हर 32 मिनट पे बजता है। तीनों यदि बेल्स एक टाइम पे बजे हैं 8 o'clock पे, तो फिर दूसरी बार कब बजेंगे। तो यानी कि ये रिपीटेशन है, मतलब अलग अलग टाइम पे बज रहे हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के साथ, तो एक टाइम पे कब बजेंगे। तो यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, एलसीएम पता करने के लिए कि कितने बाद दिन बाद बचेंगे, कितने देर बाद बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है, दिन में नहीं। तो हम इसको निकालेंगे 18, 25, 24 एंड 32 का। तो 18, 24 एंड 32 का निकाला, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आया 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक करते रहेंगे। यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 3 1 1 आ गया, फिर इसको डिवाइड कर दिया तो 1 1 1। अब इसका हम ना मल्टीपल निकाल लेंगे, ठीक है, इसका मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो ये हमें पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे तो यानी कि 8 इंटू 4 32 एंड 3 इंटू 3 9। अब इसको यदि हम मैनुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेशन, तो 288 आता है, ठीक है। तो यानी कि 288 मिनट्स बाद ये तीनों बेल्स एक साथ बजेंगे, ठीक है। लेकिन दिया है कि 8 o'clock पे बजे थे और पूछा है कि कितने दिन कितने समय पे बजेंगे, कितने देर बाद नहीं पूछा है। तो 288 क्या होता है, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 288 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, तो ठीक है, इसको 288 को 60 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो लोवेस्ट हम पाएंगे कि सबसे लोवेस्ट मतलब मिनिमम कितने आवर्स हो रहे हैं। तो 240/60 करेंगे तो 4 आवर्स होते हैं, एंड फिर बचता कितना है, 288 माइनस 240 तो 48 बचता है, यानी कि 48 मिनट्स हो जाएगा, एंड 240/60 इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट्स बाद बचेंगे, यानी कि 288 मिनट्स इक्वल टू 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो 8 o'clock दिया हुआ है, तो 8 o'clock में 4 आवर्स 48 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो 8 + 4 12 एंड 12 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि 12:48 पे दोबारा ये तीनों बेल्स एक साथ बजेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि प्राइस इज नॉट सेम थिंग एज वैल्यू। सपोज उस दिन सब कुछ जो है मतलब जो आर्टिकल्स हैं उनके प्राइस डबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्राइसेस डबल हो गए आर्टिकल्स के, कोई भी चीज़ है, ठीक है, पेन पेंसिल जो भी है, मतलब इसमें तो वैसे दिया कोल ब्रेड पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब रेगुलर जो आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी डबल हो गई, ठीक है। तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी, ठीक है। अब सपोज कोई चीज़, सपोज एक यहाँ पे ब्रेड दिया है, तो ब्रेड सपोज 50 का मिलता है एंड ये बोल रहा है डबल हो गई, तो यानी कि ब्रेड अब 100 का मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स प्राइस तो हुआ, बट वैल्यू कम कितनी होगी, मतलब क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी, तो ये पूछा है। तो इसका हम क्या करेंगे कि जैसे हमने 50 लिया या 100 लेते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए हर जगह मतलब 100 ही वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि अपना कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है उससे। तो सपोज किसी भी आर्टिकल का इनिशियल वैल्यू हो गया 100, ठीक है, सपोज ब्रेड ही हो गया, ठीक है। तो 10 पर यूनिट मिल रहा है, हमारे पास 100 रुपीज है, तो 10 ब्रेड के पैकेट्स हम खरीद सकते हैं, ठीक है, ब्रेड नहीं तो पेन ही मान लो। तो 10 यूनिट्स ऑफ पेन कैन बी ब्रॉट फ्रॉम 100 रुपीज। तो जितना पैसा है अभी मेरे पास 100 रुपीज, उससे मैं 10 पेन खरीद सकता हूँ। लेकिन चूंकि पेन की प्राइस अब डबल हो गई है, यानी कि 20 हो गई है, तो उसी वो 100 तो मेरे पास ही है, वो 100 ही है मेरे पास, पैसे से इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो मैं कितने पेन्स खरीद पाऊंगा अब। तो
100/20 तो सिर्फ 5 यूनिट खरीद पाऊंगा। तो क्या हुआ, वैल्यूज क्या हुआ, मतलब वैल्यूज का इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ कितने से, डिक्रीज हुआ कितने से, डबल से। पहले मैं 10 यूनिट्स खरीद सकता था, अब मैं सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद सकता हूँ। तो पहले 2 था तो अब 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया, वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट। 10 10 है क्या, पहले भी 10 था अभी भी 10 यूनिट्स हम खरीद सकते हैं 100 में? नहीं, ये वाला फिर गलत हो जाएगा। वैल्यूज ऑफ द थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल। अब यहाँ पे 10 यूनिट्स खरीद सकते थे तो क्या इसमें अब ये है कि हम 20 यूनिट्स खरीद सकते हैं? नहीं, ये भी हमारा फिर गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ द थिंग्स बॉट वुड बी हाफ। वैल्यू ऑफ द थिंग्स कैसे हाफ होगा, चीजों की वैल्यू कैसे कम होगी? ठीक है, प्रोडक्ट जैसे किसी ने प्रोडक्शन किया है तो उसने तो सपोज 10 पर यूनिट का बेच रहा है, तो सपोज उसने 5 यूनिट्स 6 यूनिट्स का मतलब उसमें इनपुट डाला है, तो वो 3 थोड़ी हो जाएगी। अब वो नई वाली में आएगी ना, मतलब प्रोडक्शन करेगा तो। ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें मैक्सिमम लोग करेंगे, मतलब आर्ट ये गलत आंसर कर देंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हार्ड। तो वैल्यू ऑफ मनी विल बी हार्ड, नॉट वैल्यू ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब सपोज कल वैल्यू जो थिंग्स की वैल्यू है, प्राइस है, वो पहले 10 थी तो अब 50 हो गई। तो वैल्यू ऑफ द थिंग्स थोड़ी हाफ हुई है, वो हमेशा के लिए थोड़ी हाफ हुई है। वो तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हुई है ना। तो इसके लिए हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये दिया है कि ए एंड बी ट्रेवल करना चाहते हैं प्लेस एक्स से प्लेस वाई तक वाया बस। ए के पास 10 रुपए हैं और उसको पता चलता है कि वो 80% फेयर है दोनों लोगों का, ए और बी का। बी को बी के पास 3 रुपए हैं, तो उसने ए को 3 रुपए दे दिए कि तुम लो, तुम ही मतलब खर्च करो। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज उसके पास 10 है तो वो तो मतलब वो अलग लेगा। तो इसको 3 रुपीज दे दिए। अब ये पूछा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये पूछा है कि ए के पास क्या रहेगा, कितना वो खरीद पाएगा टिकट, कितना पैसा बच पाएगा नहीं बचेगा, या कितना और उसको चाहिए। तो हमें पता करना पड़ेगा। अब ये जैसे 80% दिया है 10 रुपीज, तो इसको हम क्या करेंगे कि 100% पता करने के लिए इसको हम 10/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये 80% है तो यानी कि 100/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मिल जाएगा, क्योंकि 80 80 कैंसिल होगा तभी तो 100 आएगा। तो 10 into 100/80, तो 100/80 को 10 0 0 माइनस कट कर देंगे तो 10/8 आ जाएगा। तो 10 into 10/8 विच विल इक्वल टू 100, 100/8। तो 8 into 10 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये 2.5 आ जाएगा 100/8 किया तो। ठीक है, 12.5। और बी के पास 3 रुपए है। ठीक है, तो टिकट का प्राइस तो 12.5 है, बी के पास 3 है, 10 के पास 10 है, बी के पास 3 है। तो अब इनके पास 13 रुपीज हो गया, किसके पास, ए के पास। ए के पास 13 है और प्राइस कितनी है 12.5। तो 13 - 12.5 0.5, यानी कि 50 पैसे। यानी कि क्या ए के पास उतने पैसे हैं जितने से वो दोनों का टिकट्स खरीद सकता है? क्या उसके पास 12.5 है? नहीं, 13 रुपीज है, राइट। 10 and 3। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ए स्टिल नीड्स टू बाइंग द टिकट। उसके पास 10.5 थोड़ी है, उसके पास 13 है, राइट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सॉरी। तो अब सी वाला ऑप्शन दिया है कि आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसे। तो उसके पास 50 पैसे ही बचेंगे ए के पास खरीदने के बाद। बिल्कुल सही है, 13 - 12.5 = 50 पैसे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एज पर एग्रीमेंट विद द बैंक, बैंक के साथ बिजनेसमैन ने एग्रीमेंट साइन करा है कि वो बिना मतलब सूद के, बिना इंटरेस्ट के, वो उनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करेगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स सेम होंगे नहीं होंगे ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में जो पैसे पे करेगा, सपोज 100 रुपीज पे कर रहा है तो वो 100 रुपीज ही पे करता जाएगा जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे। ठीक है, 200 पे कर रहा है तो 200 ही पे करेगा, 1 रुपए से कम नहीं ज्यादा नहीं। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये होता है। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। उसने पाया कि 18 इंस्टॉलमेंट बनने के बाद उसके 60% जो लोन है वो चुकता हो गए। तो अब कितने इंस्टॉलमेंट्स उस एग्रीमेंट में थे? अब सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 60% कितना है, 18। 60% इज इक्वल टू 18। तो 100 कितना होगा, 100/60।
तो 100/60, ये इसको 60 का 0 और 10 का 0 कैंसिल करेंगे तो 18 इंटू 10/6 आएगा। अब इसको तो तुम 180/6 कर दो, या फिर 6 को 18 से 18 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 18 डिवाइड बाई 6 विच इक्वल टू 3 आता है। तो 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30, तो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पे करेगा बिजनेसमैन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एंड 50। तो 50 में दिया है कि एक वर्कर है जो कि अपनी फैक्ट्री 3 मिनट लेट पहुंचता है यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 kmph है, एंड इफ ही वॉक्स एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। सपोज यहाँ पे वर्कर है, ये यहाँ पे पहुंचना है, तो ये यदि 5 की रफ्तार से जाता है तो ये 3 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। और यदि ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इक्वेशन इसका हम लगाएंगे, ठीक है, इक्वेशन से ही आंसर निकलेगा। 5 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि स्पीड है 5 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो टाइम है वो टी है, ठीक है, टी, वो टी समय में पहुंचता है, टाइम इज इक्वल टू टी है। अब टाइम से वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहुंचता है, यानी कि 5 इंटू टी, वो kmph वाला, ठीक है। तो टाइम कितना है, टाइम इतना है टी प्लस, लेकिन वो 3 मिनट लेट पहुंचता है ना, तो यानी कि वो 3 मिनट जल्दी पहुंचेगा, तब वो मतलब उसकी स्पीड मानी जाएगी कि उतना सही मतलब समय है, उतना समय लग रहा है। तो इसमें हम +3 ऐड करेंगे टाइम में, लेकिन +3 आवर्स ऐड करेंगे क्या, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, राइट, तो +3 आवर्स थोड़ी ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 3/60 कर देंगे, इसके लिए यहाँ पे 60 आया है, विच विल बी इक्वल टू 6 इंटू, अब ये 6 क्यों डाला है, बिकॉज ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 7 मिनट बंदा जल्दी पहुंचता है बंदी, ठीक है। तो 6 इंटू टी, टी क्या है, ओरिजिनल टाइम टेकन बाय द वर्कर, -7, माइनस क्यों, क्योंकि ये 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यानी कि ये 7 मिनट लेट पहुंचेगा, और तो टाइम पे पहुंचेगा, राइट, ये हमें टाइम पे पहुंचना है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 इंटू टी +15, ठीक है, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15/60, विच विल इक्वल टू 6t माइनस 7 6 42, 42/60, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम, ये ज्यादा है तो 60 को इधर ले जाएंगे, 5t को, तो 60 माइनस 5t विच विल बी इक्वल टू टी। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, 42 + 15, तो विच इज इक्वल टू 57 हो जाएगा, 57/60, ठीक है। अब ओरिजिनल टाइम टेकन बाय द वर्कर, अब या तो आप इसमें इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आवर्स चेक करने के लिए, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल टू, अब या तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दें या फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, मैंने इसमें सब्सटीट्यूट करा हुआ है, तो 5 इंटू टी क्या है, टी हमने पता किया ना, टी इज इक्वल टू 57/60, तो 57/60, और ये कितनी जल्दी पहुंचा है, यहाँ पे 3/60 है ना, तो 3/60 कर दिया, तो 5 इंटू 57 + 3 कितना होता है, 60/60, तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आवर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना, तो ये यहाँ पे आवर्स मतलब लिखने में प्रॉब्लम हुई है, गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे 5 आवर्स नहीं 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम टेकन टी था, तो ये 5 किलोमीटर हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा किलो किलोमीटर आंसर हो गया। 5 किलोमीटर किसमें है, ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। फिर एक पैसेज दिया है, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन पूछा है, बेस्ट जस्टिफिकेशन क्या है। अब दिया है कि लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियल, लिबर्टी जो है वो सही नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकल नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट को बाय द बुक नहीं लाया जा सकता, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सीख नहीं करी जा सकती, जब सरकार राइट्स के राइट्स को इन्वेट करती है, राइट्स का उल्लंघन करती है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन द रियलाइजेशन दैट द गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू द बुक इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये तो सीधा साधा जस्टिफिकेशन हुआ है, लेकिन ये नैरो इंटरप्रिटेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के साथ ही हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया है कि गवर्नमेंट को बाय द बुक लाया जा सकता है, कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन
कॉल्ड इनटू अकाउंट किसने बोला है यहाँ पे कोर्ट में लाया जाएगा, है ना। इवन इलेक्टोरल जो है, जो वोटिंग करते हैं हम, वो भी अकाउंट में ला सकते हैं 5 साल बाद, है ना। हम उन्हें भी मतलब इलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, गवर्नमेंट से बाहर कर सकते हैं। तो कॉल्ड इनटू अकाउंट तो पब्लिक भी कर सकती है ना, मीडिया भी कर सकती है कि क्यों मतलब राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं किया जा सकता। और हर बार कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे कोई जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, काफी लोग नहीं जा पाएंगे, है ना। और मीडिया भी कर सकती है, लोग भी कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी कर सकती है, इवन पब्लिक कर सकती है, पब्लिक एट लार्ज। जो हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है 18+, वोट करने वाले वो वोट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये पार्ट हो जाता है, पर इसके अलग अलग स्पेक्ट्रम है। दूसरा वाला है इन आइडेंटिफाइंग ए मैन एज अ पॉलिटिकल यूनिट इन अ वे विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अदर सिटीजन। अब यहाँ पे तो ना सिटीजन्स की बात करी गई है, ना मैन की बात करी गई है, ना ही ये दिया गया है कि पॉलिटिकल यूनिट है। ये हम तो मतलब यहाँ पे सिर्फ राइट्स और लिबर्टी की बात की जा रही है, रियल गवर्नमेंट अकाउंट ये दी गई। फिर इन ए डिसेंट्रलाइज सोसाइटी, ये भी गलत हो जाएगा बी वाला। In a decentralized society wherein the basic needs of man can find satisfaction। अब satisfaction के लिए तो सिर्फ राइट्स पर्याप्त नहीं है, राइट्स आर नेसेसिटी, ये एक टेनेट फॉर्म करते हैं। पर क्या ये पर्याप्त है, सेटिस्फाई हो सकता है। सपोज राइट दे दिया, पर सपोज उसको लाइवलीहुड का नहीं है, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा, होगी, नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन सोसाइटी कुछ नहीं दिया, डिसेंट्रलाइज सोसाइटी है, सेंट्रलाइज सोसाइटी है, कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, अब यह दिया है कि इन द अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट्स आर कंप्लीमेंट्री। ऑफ कोर्स लिबर्टी तभी सही होंगी ना जब रिस्ट्रेंट रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट हर बारी लिबर्टी को क्वैश करती जाएगी, तो हर बार तो अकाउंट में नहीं ले सकते, कभी कभार ले सकते हो, है ना। तो लिबर्टी रियल होने के लिए गवर्नमेंट का रिस्ट्रेंट होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को अपने आप को रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यानी कि ये लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट से वो एक यूनिट फाइंड करते हैं विच विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब जितनी लिबर्टी चाहिए उतनी रेस्टोरेंट कम होनी चाहिए। ठीक है, सपोज लिबर्टी हमें चाहिए 0.7 की, तो रेस्टोरेंट 0.3 होना चाहिए। यदि हमें पूरी लिबर्टी चाहिए तो रेस्टोरेंट 0 होनी चाहिए। लिबर्टी हमें पूरी चाहिए, ठीक है, तो रेस्टोरेंट 1 होनी चाहिए, 0 हमें मतलब खुली छूट चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है, लिखा है हमने कि एज फॉर द लिबर्टी टू बी रियल स्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज द गवर्नमेंट कैनॉट बी ब्रॉट टू द बुक टू द कोर्ट एवरी टाइम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये यहाँ पे वापस पैसेज दिया है, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं पैसेज को। ठीक है, अब ये दिया है अपोलॉजिस्ट ऑफ द फ्री मार्केट सिस्टम अकॉर्डिंग टू पैसेज बिलीव इन। जो अपोलॉजिस्ट हैं, जो उस पर रिग्रेट करते रहते हैं कि फ्री मार्केट सिस्टम मतलब क्या है एंड ऑल। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया है कि देयर एबिलिटी फॉर सेल्फ करेक्शन। ठीक है, फ्री मार्केट ऑपरेशंस एंड फोर्सेस देयर एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ करेक्शन। तो ये हमारा जो हो गया वो, ये हमारा सही जवाब हो गया, एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सेल्फ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्री मार्केट ही है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस वगैरह दिया है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि फ्री मार्केट सिस्टम, लिबरलाइजेशन का मतलब, तो ये सी हो गया। फिर ये दिया विद रेफरेंस टू आइडियोलॉजिकल बायस द पैसेज इंप्लाइज दैट, आइडियोलॉजिकल बायस के हिसाब से पैसेज क्या कहना चाहता है, क्या इंप्लाई करना चाहता है। तो फ्री मार्केट इज फेयर बट नॉट कॉम्पिटेंट, फ्री मार्केट इज नॉट फेयर बट कॉम्पिटेंट, फ्री मार्केट इज फेयर एंड कॉम्पिटेंट, फ्री मार्केट इज नाइदर फेयर नॉर बायस्ड। अब ऑप्शन को हम वापस पढ़ते हैं, पैसेज 2 में दिया है, पैरा 2 में कि आइडियोलॉजिकल बायस, अब यहाँ पे दिया है आइडियोलॉजिकल बायस क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे पकड़ लिया विद एजम्पशंस, अनुमान लगाया गया है, यानी कि इम्प्लाई किया गया है कि मार्केट इज फेयर एंड कॉम्पिटेंट। सो मार्केट एंड फेयर एंड कॉम्पिटेंट, ये हमारा सही जवाब हो गया। फिर नेक्स्ट जो है द एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट ग्रिड विल बी इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज में दिया है कि रिफर्स टू द फॉल्स आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखो यहाँ पे दिया है अपोलोजिस्ट ऑफ द सिस्टम कंटिन्यू टू जस्टिफाई द सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म। तो यानी कि जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म को। तो अपोलोजिस्ट है, जस्टिफाई करते हैं कैपिटलिज्म को। अब ये यहाँ पे दिया है ईच रीइंफोर्सेस ईच अदर, तो ये वाला हमारा सही हो गया। अंडरलाइन द राइटियस क्लेम्स ऑफ द फ्री मार्केट, अपोलोजिस्ट है, कैसे राइटियस क्लेम लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना, तो बी बी जहाँ भी है, यानी कि ये वाला गलत हो गया।
अब shows the benevolent face of capitalism. अब बेनोवलेंसी की कोई बात नहीं की गई कि ये लोग अच्छे हैं बुरे हैं और अच्छे हैं, है ना, बेनोवलेंट उदार हैं। उदारवादी कुछ नहीं दिया यहाँ पे, दिया अपोलोजिस्ट है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं फाल्सली कि मतलब ये सही है, ये सही है करके। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इग्नोर्स रिजल्टेंट ग्रॉस इनिक्विटी। अब यहाँ पे दिया है कि लास्ट वाला, यदि हम लाइन पढ़ें तो ऑल्सो हाईलाइट द रिजल्टेंट ग्रॉस इनिक्विटी, तो ये हमारा सही हो गया। अब ये दिया है कि ये थर्ड वाला जो है एंड सेकेंड वाला, इसका हम ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलता है कि फ्यू रिकॉग्नाइज बायडायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिज्म एंड ग्रिड। तो यानी कि कैपिटलिज्म और ग्रिड जो है वो बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को के पूरक है वो। ईच रीइंफोर्सेस ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को वो पूरा करते हैं, एक यूनिटी है, इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है बायसेस एंड आइडियोलॉजी इज नीडेड। ठीक है, पावरफुल प्लेयर्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द सिस्टम, तो उनकी तो जरूरत है, लेकिन ऑल्सो हाईलाइट द रिजल्ट एंड ग्रॉस इनिक्विटी। तो ये हमारा 2 और 3 गलत हो गया, तो बचा क्या 1 और 4, क्योंकि ये यहाँ पे इग्नोर्स एंड रिजल्टेंट ग्रॉस इनिक्विटी यहाँ पे दिया है, एंड रिजल्टेंट ऑफ फॉल्स आइडियोलॉजी जो है वो जस्टिफाई द सक्सेस। जस्टिफाई करना पड़ रहा है, मतलब वो गलत हो जाएगा, राइट, फॉल्स का। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैसेज है, ये भी इसमें देखें तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जैसे 55 है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर सेइंग दैट द टाइम हैज come to review the role of public sector. So now public sector has lost its relevance in the industrialization process. अब यदि हम इसको पढ़ें कि public sector or state led entrepreneurship less than satisfactory performance, public sector enterprises maturing, public sector so much larger social base expanding enterprise, enforce competition policies, review the role of public. तो रिव्यू करना है, ठीक है, नॉट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है 1 वाला, वो गलत हो जाएगा। अब ये दिया है पब्लिक सेक्टर डज नॉट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली। अब दिया तो है यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर हैज गिवन लेस देन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इन प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपैंडिंग, तो ये यहाँ पे देखें कि एक्सपैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर इफेक्टिव कॉम्पिटिशन पॉलिसीज आर अवेलेबल नाउ। अब यदि हम इसको यहाँ पे देखें कि इन्फोर्स कंपटीशन पॉलिसीज, तो यानी कि ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 यानी कि क्योंकि 1 गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सिर्फ इसका हमें रिव्यू करने की जरूरत है। रिव्यू डजंट मीन लॉस्ट, रिव्यू मतलब कुछ खामियां हैं उसको सुधार करने की जरूरत है। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज रूरल रोड्स शुड बी इन द डोमेन ऑफ पब्लिक सेक्टर, व्हाई। अब रूरल रोड्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में ही क्यों होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रूरल रोड्स हुज स्पार्स ट्रैफिक मेक्स टोलिंग अनवायबल। तो टोलिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो पुअर है, मतलब ठीक है, ट्रैफिक भी नहीं है, वहाँ पे लोग भी नहीं जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ट्रक्स एंड ऑल पास होती हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, या फिर कुछ उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहा है, तो वो टोल्स तो नहीं दे पाएंगे। अब टोल्स नहीं दे पाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर कौन जाए, क्यों जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि गवर्नमेंट यदि रूरल रोड्स को ओन नहीं करती तो एग्जिस्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि कोई बनाएगा ही नहीं। प्राइवेट वांट्स गेन्स, प्राइवेट वांट्स प्रॉफिट्स, तो इसके लिए यही जो ऑप्शन है वो सुटेबल लगता है कि प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट हैव मॉनेटरी गेन्स इन दिस। इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर में ही रहने चाहिए, क्योंकि वो लास्ट वाला जो लाइन हमने पढ़ा कि if the government didn't own rural routes, they would not exist because rural roads whose sparse traffic makes towing unviable. तो यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं जाएगा, सब प्राइवेट सेक्टर फायदे के लिए जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत ही रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है 57 कि पोर्टफोलियो कंपोजिशन है गवर्नमेंट का, वो किसको रेफर करता है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन। अब पैसेज में हमें पोर्टफोलियो कंपोजिशन पाना है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कंपोजिशन यदि हम देखें, कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी, इट शुड नॉट रिमेन स्टैटिक ऑल द टाइम्स, एयरलाइन इंडस्ट्री प्योरली प्राइवेट अफेयर्स, पब्लिक हेल्थ कैपिटल, इक्वल प्रिजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर, न्यू प्रायोरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स। ठीक है, तो ये सारा जो आंसर दिख रहा है हमें, तो वो मिक्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। मिक्स क्यों, ठीक है, मिक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया है इट शुड नॉट रिमेन स्टैटिक, मतलब
नहीं रहना चाहिए एक ही कंटिन्यूअस, एक ही मतलब नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। एयरलाइन को भी जरूरत है, वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करती है। सिमिलरली पब्लिक हेल्थ कैपिटल में हमारे टाइम्स एंड सिटीज में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही आते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर एसेट्स की न्यू प्रायोरिटी बननी चाहिए। तो इसके लिए हमारा आंसर सिर्फ यही होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एसेट्स से तो सिर्फ नहीं होने वाला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एसेट्स नहीं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का वो काम है। बैंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यील्डिंग कैपिटल एसेट्स, अब शेयर मार्केट तो है नहीं की जाएंगे, तो इसके लिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब यहाँ पे दिया है द ऑथर प्रेफर्स गवर्नमेंट एज द अंपायर, प्राइवेट सेक्टर एज प्लेयर्स बिकॉज। अब लाइन ऐसा ढूंढना है कि उसमें दिया हो कि गवर्नमेंट जो है वो अंपायर की तरह काम करे और प्राइवेट सेक्टर है वो प्लेयर की तरह काम करे। बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एज द अंपायर, प्राइवेट सेक्टर एज द प्लेयर। क्यों? पूरा यदि हम पैसे से पढ़े तो ये लास्ट में जो दिया है, द फॉर्मुलेशन एंड implementation of competition policy will be more rigorous and fair if the government companies are out of action। मतलब इससे तो कुछ मतलब है नहीं अपने को, पर यह है कि गवर्नमेंट क्यों अंपायर की तरफ और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स की तरफ काम करना चाहिए। बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन है कंपटीशन पॉलिसी की और फॉर्मुलेशन है उसका बनाने का है और उसको इम्प्लीमेंट करने का है, वो विगरस होगा। ठीक है, एंड फेयर होगा। विगरस मतलब काफ़ी इंटेंसिटी में होगा। ठीक है, और काफी पीरियोडिकली होगा, ये नहीं कि एक बार कर दिया और वो 10 साल बाद उठ के करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है, अल्टीमेट अल्टीमेट कुछ नहीं दिया है, जो पैसे के हिसाब से वही हम चलेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। a question paper must have a question on one of the 8 poets। ये दिया है कि मतलब ये पूरा मतलब डाटा दिया है। इसको हम पढ़ने के बाद पाएंगे कि जो जो फर्स्ट चार है ये ABCD है, वो मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी जो चार बचे हैं, बाकी चार कौन से बचे, EFGH, वो मॉडर्न पोएट्स है, वो मॉडर्न पोएट्स के द्वारा लिखे गए हैं। जनरली जो है वो मॉडर्न पोएट्स जो है वो अल्टरनेट ईयर्स में आते हैं। अब मॉडर्न पोएट्स अल्टरनेट ईयर्स में आते हैं, पर किससे? मेडिवल से, राइट, क्योंकि यहाँ पे दो ही है, मेडिवल है मॉडर्न है। तो मॉडर्न अल्टरनेट पीरियड्स में आएंगे, अल्टरनेट ईयर्स में। तो मेडिवल में भी, मेडिवल भी अल्टरनेट ईयर्स में आएंगे। अब ये दिया है कि जनरली दोज हु लाइक एच लाइक जी। अब इसको ना डाटा मैप कर देंगे, तो जैसे ABCD है जो मेडिवल है, EFGH है मॉडर्न है। अब यहाँ पे दिया है कि जनरली जो जो H को पसंद करते हैं वो G को भी पसंद करते हैं, तो G और H हो गया। एंड दोज हु लाइक F एंड E ऑल्सो, F लाइक E ऑल्सो, जो F को पसंद करते हैं वो E को भी पसंद करते हैं। पेपर सेटर जो है वो F से सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसने उस पर बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो लेकिन F को पसंद करता है, ये बात ध्यान देने लायक है। F को पसंद करता है पर F पे लिखना नहीं चाहता। लास्ट ईयर जो पेपर है वो क्वेश्चन A पे था, यानी कि A पे था, यानी कि मेडिवल पे था। तो मेडिवल अल्टरनेट ईयर्स, क्योंकि मॉडर्न भी अल्टरनेट ईयर्स आता है, तो इस बार मॉडर्न में पूछा जाएगा, यानी कि EFGH में पूछा जाएगा। तो इस पे दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, कौन से एरिया से। अब यहाँ पे जैसे दिया पेपर सेटर F को लाइक करता है। अब यहाँ पे G और H को लाइक करता है नहीं करता है वो नहीं बताया, सिर्फ F को लाइक करता है ये दिया है। तो यानी कि F को जब लाइक करता है तो E को भी लाइक करेगा, पर F से वो सवाल पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसने बुक लिखी हुई है। तो किससे सवाल पूछेगा? जो ज्यादा चांसेस है, मोस्ट लाइकली दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग का सवाल कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली वो किससे पूछेगा? F को पसंद करता है पर लिखता नहीं है, तो किससे पूछेगा? F के साथ E को पसंद करता है, राइट। जो F को पसंद करता है वो E को पसंद करता है, तो ऑब्वियसली E को पसंद करेगा और E को ऊपर वो सवाल पूछेगा। तो इसके लिए हमारा E जो है वो सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगेन डाटा दिया है, ठीक है, कि 6 विमेन है, उसमें से 4 डांसर है। ठीक है, 4 वोकल म्यूजिशियंस है, वो गाने गाती हैं। 1 एक्ट्रेस है, ठीक है, एक अदाकारा है, एंड 3 वायलिनिस्ट है, वो वायलिन को बजाती हैं, 3 जो है। अब 6 विमेन है, आप बोलोगे कि 4 डांसर है, 4 वोकल, 1 एक्टर एंड 3 वायलिनिस्ट, तो ये तो 12 हो गए। ऐसा नहीं है, वो उन्हीं चारों में 6 में से अलग अलग के मतलब 2 या 2 से एक्स्ट्रा भी कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 या 3 भी कर सकती हैं। अब ये दिया है गिरिजा एंड वनजा, ये वायलिनिस्ट है, तो हम इसको डाटा सेट में लिख लेंगे पहले टेबल। मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला हुआ है कि सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट इट इंश्योर्स दैट यू गेट मार्क्स ऑल्सो।
ठीक है। तो गिरजा एंड वनजा आप यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, मतलब ठीक है, जी वी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है गिरजा वायलिनिस्ट लिखने का, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा। तो जी इज इक्वल टू वी, तो जी वी भी लिख सकते हो वाइल यू आर सॉल्विंग पेपर इन द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम हॉल। तो गिरजा जो है वो और वंजा जो है वो वायलिनिस्ट है, गिरजा वंजा ये लिख दिया हमने। तो गिरजा वायलिनिस्ट है, वंजा भी वायलिनिस्ट है। जलजा सैलजा नहीं, उनको नहीं पता कि वायलिन कैसे बजाते हैं। तो जलजा एंड शैलजा ये वायलिनिस्ट नहीं है, तो यानी कि ये लिख दिया वायलिनिस्ट नहीं है। तो यानी कि जो वायलिनिस्ट है वो तीन है, तो ये दोनों तो नहीं है, बाकी जो तीन दो होंगे उनमें से हो सकती है। अब यहाँ पे दिया है शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर्स, वो नर्तकियां हैं। तो शैलजा एंड तनुजा ये डांसर है, ठीक है। और अमंग द डांसर्स, तो शैलजा एंड तनुजा, ठीक है, शैलजा, ठीक है, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर्स। तो शैलजा जो है वो डांसर हैं, ठीक है। जलजा, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग डांसर्स, शैलजा जो है वो डांसर है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि जलजा वनजा शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस, वो मतलब गाने गाती हैं, गायिकाएं हैं, ठीक है। तो शैलजा एंड तनुजा आर वोकल म्यूजिशियंस, ये देंगे, ठीक है, वीएम वीएम, ठीक है। तो अब ये दिया है कि आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस एंड टू ऑफ देम आर आल्सो वायलिनिस्ट। तो शैलजा एंड जो तनुजा है, ठीक है, ये वीजेएसटी में से एमोंग किस में, जलजा वंजा शैलजा तनुजा ये सारे वोकल म्यूजिशियंस हैं, लेकिन इनमें से दो, ये चारों में से दो वायलिनिस्ट भी है, तो लिख देंगे दो ऑफ वीजेएसटी आर। बोला ना कि शॉर्टकट में लिख सकते हैं वीजेएसटी, यानी कि वंजा जलजा शैलजा तनुजा, वीजेएसटी 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 हमने हर जगह कर दिया। अब यहाँ पे दिया पूजा एक्ट्रेस है, तो पूजा एक्ट्रेस हमने लिख दिया। तो इनमें से कौन सा है, वो सर्टेनली डांसर ही होगी। अब यहाँ पे हमने देखा था कि शैलजा एंड तनुजा आर अमोंग डांसर्स, ठीक है। तो अब जो है, तो यहाँ पे जैसे दिया है कि सर्टेनली डांसर कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे जलजा और शैलजा जो है ये दोनों में से कोई एक ही डांसर है, लेकिन यहाँ पे दिया है तनुजा तो डांसर है, ठीक है। यदि हम इसको पूरा सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि तनुजा इज अ डांसर, तो इसके लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा तनुजा, डी, ठीक है। एंड ए वायलिनिस्ट भी, ठीक है, टू ऑफ देम आर वायलिनिस्ट टू, ठीक है। तो पूरा यदि सॉल्व कर लें तो हम पाएंगे कि तनुजा जो है वो वायलिनिस्ट भी है, शैलजा वायलिनिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये चार लेटर्स हैं, 9 इंटीजर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, 9 इंटीजर्स से इंडिकेट किए गए हैं, उस ऑर्डर में नहीं। यहाँ पे दे दिया है 4 जो है वो पी को असाइन किया गया है, यानी कि पी इज इक्वल टू 4। अब डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5, तो यानी कि पी प्लस 4 कर दो, 4 + 5 कर दो यानी कि 9, एंड 4 - 5 कर दो, तो विच इज इक्वल टू -1। लेकिन इंटीजर तो 1 to 9 ही दिया हुआ ना, तो वो तो नहीं होगा, तो यानी कि 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो p इज इक्वल टू p + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9, तो t इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। मान लो ना, यहाँ पे t यहाँ पे कर लो, यहाँ पे लिख लो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे उसके अंदर नंबर इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये दिया है कि द नंबर, द डिफरेंस बिटवीन, सपोज ये यहाँ पे दिया है p4 इज असाइन टू p, यहाँ पे 4 जो है वो p को असाइंड है, तो डिफरेंस p एंड t का 5 है। अब t - 5 करेंगे तो 4 - 5 करेंगे 0, -1 हो जाएगा, ये नहीं है, तो इसके लिए हम +5 कर देंगे, यानी कि 9 इज इक्वल टू t। अब दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन n एंड t इज 3, अब t और 3 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो t इज इक्वल टू 3, 9, तो 9 + 3 इज इक्वल टू 12, पर नंबर तो 3 तक ही, 9 तक ही है, तो उसको 3 से हम माइनस कर देंगे, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो n क्या होगा, 6 होगा, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है कि द नंबर ऑफ डेथ्स, एक पैसेज दिया है उसके ऊपर इन्फरेंस निकालना है हमें, उसका मतलब एक, हमने एक ऑब्जर्वेशन करना है,
एंड उससे हम क्या पता लगाते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है। इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ डाटा दिया है, उसमें से सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें से डिक्टो लिख देना है। एंड इन्फरेंस मीन्स उस ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करते हुए पता करना है कि उसका मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया नंबर ऑफ डेथ्स अमंग आर्मी पर्सनल इज 18,000, मतलब 1000 में से 8 ही आर्मी पर्सनल्स की डेथ होती है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, बट सिविलियन पॉपुलेशन जो सिविलियंस है उसमें 1000 में पर 20 हो जाती है। इससे क्या हमें पता करता है, इट इज बेटर टू ज्वाइन आर्मी। अब यहाँ पे बाकी हैबिट्स नहीं दी गई है, खान पान, रहन सहन, लोकेशन, डाइट, है ना। क्या पता कोई और हो जो उससे बेटर हो, है ना। इन टर्म्स ऑफ डेथ, ठीक है, पता चला आप डॉक्टर हो, आपको पता चलता है ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप तुरंत ये कर सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर की मतलब उनसे ज़्यादा ही रहेगी। या फिर किसी और भी सेक्टर का आप ले सकते हो, सपोज एथलीट इज देयर, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इट इज़ बेटर टू ज्वाइन द आर्मी। तो सिर्फ मरने से बचने के लिए थोड़ी आर्मी ज्वाइन करेंगे अपन, ठीक है, उसके लिए देश सेवा या फिर बाकी जो है वो अपन करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नथिंग इज रिलेटेड टू दिस पैसेज, तो ये हमारा सही गलत हो जाएगा। द रिलेशनशिप इज फोर्टिशियस। अब ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप फोर्टिशियस है, फलदायक है एंड ऑल, है ना, कि अच्छा लगता है वहां पे, लकी हो जाते हैं एंड ऑल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज वेरी हाई विद इन द आर्म फोर्सेस, वही जो पहले वाले में बता रहा था कि वेरी हाई। अब हाई बोल सकते हैं कंपेयर टू दिस 24,000 से 8 बोल सकते हैं हाई है, पर वेरी हाई। अब पूरा हमें डाटा नहीं दिया ना कि आर्मी वालों का मतलब डेथ रेट क्या है, सिविलियंस का डेथ रेट क्या है, ओलंपियंस का डेथ रेट क्या है, फाइनेंस एक्सपर्ट्स का डेथ रेट क्या है ना, जितनी मतलब एथलीट्स का क्या है, ओलंपियंस का क्या है, रेसलर्स का क्या है, शूटर्स का क्या है, ये सब हमें और नहीं दी गई है, डाटा नहीं दिया गया है। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। अब हाई तो मान सकते थे, अब यहाँ पे ये दे देता ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज हायर एज कंपेयर टू सिविलियन पॉपुलेशन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दिया ग्रुप कैन नॉट बी कंपेयर टू देयर हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होता है सेम, सिमिलर, मतलब एक ही सेक्टर में आते हैं, मतलब एक ही सब प्रॉपर्टी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसके लिए ये अलग अलग है ना, मतलब आर्मी की लाइफस्टाइल अलग होती है, सिविलियन पॉपुलेशन की लाइफस्टाइल अलग होती है, ठीक है। हर फील्ड की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, सपोज यू आर स्टडिंग तो आपकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। आप यू गो टू एक्सरसाइज फॉर लाइक माइल्ड एक्सरसाइज करते हो 20-30 मिनट्स, या फिर जिम करना भी होता है, कम ही करते हो। अब कोई 5-5 घंटे जिम कर रहा होगा, है ना, बाहर यदि उसको, सपोज कोई बिजनेस पर्सन है तो वो तो जिम ही नहीं जाता होगा मोस्टली, मतलब कभी कभार या फिर कभी भी। तो हेट्रोजन है ना, मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इसके लिए हमें कंपेयर नहीं की जा सकती इन चीज़ों को, तो इसके लिए 62 इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया है बसेज आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स। अब बस यहाँ पे लिख लो, बसेस आर मोर एक्सीडेंट देन कार, ठीक है। अब ट्रक्स कॉज फ्यूअर एक्सीडेंट्स देन बस, अब ट्रक्स जो है वो बसेस से कम ही करते हैं, तो या तो बी, ये यहाँ पे सी ट्रक्स हो जाएगा, है ना। अभी या फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये अरे ये ऐसे मतलब, ठीक है, तो टी, तो यहाँ पर दोनों सेक्टर हो सकता है ना, तो देयर आर मोर बसेस ऑन द रोड। अब नंबर्स थोड़ी दी गई हैं कि हम पता कर दें कि नंबर बस ज्यादा है इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट्स करते होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स, अब कैसे बोल सकते हो, कोई कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स, अब कहाँ दिया है कि केयरफुलनेस है, नहीं केयर करते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन आइदर बस और कार ड्राइवर्स, अब क्या पता यहाँ पे बी जो है बसेस का एक्सीडेंट्स है वो ट्रक से ही ज्यादा होता हो, और कार का उससे भी ज्यादा होता हो, ट्रक से भी। तो दो, है ना, इसके लिए मैंने बोला दो रिलेशनशिप है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो डी इज नन ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे दिया है एक पैसेज दिया अगेन, उसमें पूछा है कि एजम्पशन क्या होगा। एजम्पशन मतलब अनुमान लगाना होता है। इंफरेंस जैसे बोला ना, उसमें मतलब कि ऑब्जर्वेशन को देख के, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसको पढ़ के, उस डाटा सेट को देख के, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस उसका एप्लीकेशन होता है, तो वैसे ही एजम्पशन मतलब एक अनुमान लगाना होता है, जो सबसे पहली बात आती है हमें पढ़ने के बाद पैसेज, उसका अनुमान क्या होगा, इफ द पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू मच, तो देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर द पावर इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। अब इफेक्टिवनेस की कहाँ बात की गई है कि इनएफिशिएंस है या इफिशियंट है,
यहाँ पे कोई डाटा ऐसा नहीं दिया है, तो इसके लिए ये हमारा सही हो गया, गलत हो गया। मिलिट्री फेल्स द पॉलिटिकल, ऑफ कोर्स पहली लाइन जो दी गई है कि पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू इमर्ज, देयर इज लाइक्लीहुड दैट मिलिट्री टेकिंग ओवर द पावर। अब एक चीज पीछे हटी तो दूसरी चीज उसको टेक ओवर कर लेती है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो वैक्यूम बनता है उसको मिलिट्री फिल करती है। ठीक है, अब सी वाला देख ले, मिलिट्री इंटरवेंशन इज इनएविटेबल, ऐसा तो नहीं है, डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। एंड ये भी नहीं दिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में मिलिट्री टेक ओवर है, तो इसके लिए ये भी गलत होगा। अब चूंकि हमने पहले ही पता चल गया पहला लाइन कि पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू इमर्ज, लाइक्लीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर, तो मिलिट्री ले लेती है, वैक्यूम कर दे, तो इसके लिए डी गलत हो गया, मतलब नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, बी आंसर शुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया कि 4 लोग हैं, आलोक, भूपेश, चंदन और दिनेश, उनके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, चारों के पास मिला के 100 रुपए हैं। ठीक है, अब डाटा दिया है कि आलोक और भूपेश के पास उतने ही पैसे हैं जितने चंदन और दिनेश के पास है, यानी कि आलोक प्लस भूपेश के पास जो पैसे हैं इज इक्वल टू चंदन एंड दिनेश के पैसे। ठीक है, ठीक है, चैंडलर एंड दिनेश के पैसे, चंदर के, एक्चुअली ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। तो बट आलोक के पास भूपेश से ज्यादा पैसे हैं, यानी कि आलोक के पास भूपेश से ज्यादा पैसे हैं। एंड चंदन हैज ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश है, चंदन के पास चंदर के पास, अगेन यहाँ पे चैंडलर, दिनेश के पास के जितना हाफ ही पैसा, तो ये कर दिया। आलोक के पास 5 रुपए ज्यादा है दिनेश से, आलोक के पास दिनेश से 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि 100 दिया है, पर हमने एक अनसेट रूल बनाया हुआ है कि 100 ही लेंगे जब कोई डाटा क्लियर ना दिया हो तो 100 टोटल मान सकते हैं, पर ये मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 100 दिया है, ये अपने ही बेनिफिट के लिए दी गई, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि दिनेश के पास 100 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि चैंडलर ओनली हैज हाफ द मनी दैट दिनेश हैज, तो दिनेश के पास 100 रुपीज है। यहाँ पे दी गई है कि आलोक के पास जो है वो दिनेश से 5 ज्यादा है, तो दिनेश के पास 100 है तो आलोक के पास 105 होगी। ठीक है, सो ये जो हमारा है कि आलोक के पास 105 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि आलोक हैज इन फैक्ट ₹5 मोर देन दिनेश, तो चैंडलर विल हैव जस्ट 50। क्यों? क्योंकि चैंडलर हैज ओनली हाफ द मनी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे चैंडलर कर दिया, सो 50 हो जाएगा। एंड भूपेश, वो बताया ही है कि आलोक हैज मोर देन भूपेश, कहाँ दिया है, आलोक हैज मोर मनी देन भूपेश, तो यदि हम इसको करें तो आलोक के पास ऑब्वियसली आलोक के पास भूपेश से ज्यादा है, आलोक के पास 105 है, दिनेश के पास 100 है, चैंदर चैंदर के पास 50 है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके पास हुआ, आलोक के पास, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, ये दिया है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जॉर्ज जो है उस एक बंदा है जो कि अलग अलग दिन पे अलग अलग क्लासेस अटेंड करता है। ये दिया है, एक टेबल बना लेंगे, म्यूजिक क्लास अटेंड करता है मंडे को, म्यूजिक मंडे, फिर ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लासेस ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को मैथमेटिक्स, हिज लिटरेचर क्लासेस आर नॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कट कर देंगे लिटरेचर का, ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स क्लास कब होती है, वेडनेसडे को, मैथमेटिक्स के एक दिन बाद ये बंदा हिस्ट्री अटेंड करता है, तो यानी कि थर्सडे को हिस्ट्री अटेंड करता है, तो ये हमारा हिस्ट्री हो जाएगा। फिर ये दिया है कि ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स स्पोर्ट्स क्लासेस ट्यूसडे को अटेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर दिया, तो मंडे को म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मैथमेटिक्स हो गया, थर्सडे को हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर इस दिन करता नहीं पर इसको करना तो पड़ेगा, संडे को ऑफ दिया है, संडे इज फ्री, तो सैटरडे ही बचता है, सैटरडे को ये लिटरेचर कर रहा होगा, तो फ्री कौन सा दिन हो गया, तो संडे के बाद फ्राइडे ही फ्री होगा ऑल्सो। ठीक है, तो ये सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ये यहाँ पे दिया है कि रो एक दिया है, तो रो इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं, तो रो जो है वो 11th पोजीशन पे, ये यहाँ से 11th पोजीशन पे लेफ्ट से, बी जो है वो 10th पोजीशन है, राइट से 10th पोजीशन पे, इन लोगों ने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, तो ए हो गया 18th। ठीक है, ए मानो 18th हो गया, और बी जो हो गया वो हो गया क्या,
ए 18th हो गया, ठीक है, लेफ्ट से, यानी कि ये लेफ्ट से 18th हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से 18th हुआ है, तो यानी कि ये जब यहाँ पे गया है ना तो 18th हो गया, यानी कि इधर 17 लोग थे, ठीक है। और ये जो बी हमें पता था 10th यहाँ पे था राइट से, ठीक है, तो यानी कि इधर 9 लोग थे, तो यानी कि 17 प्लस 9 लोग थे, ठीक है। अब लोग 17 प्लस 9 थे, सेवन नहीं थे, 17 प्लस 9 प्लस 1 थे, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन विल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट प्लस 1। प्लस 1 जो है ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग वाले में सबसे ज्यादा लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो 17, क्योंकि यहाँ पे जब रैंक 18th हो गया यहाँ से इस साइड से पोजीशन इंटरचेंज होने पे, तो यहाँ पे 17 लोग थे, ये यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज नहीं होने पे 9 लोग थे पीछे, तो 17 प्लस 9 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 27, ठीक है। तो 27 हो गया सही जवाब हमारा। तो 27, अब यहाँ पे बोला है अदर देन ए एंड बी, तो ए और बी छोड़ के 2 लोग थे, ए और बी 2 लोग हो गए, ठीक है। तो 27 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 25। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, तो ए के नॉर्थ में बी है और सी जो है वो ईस्ट है, तो यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो यानी कि हाइपोटेनिस स्क्वायर हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये, जैसे दिख रहा है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 169 हो गया, क्यों? क्योंकि 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, फिर 5 इंटू 5 इंटू 25, तो ये 169 हो गया। हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, या फिर 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 13 आंसर आता है, तो 13 विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 2 कार हो गई हैं, वो बी और ए से स्टार्ट होती हैं एक ही समय पे 8-10 पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, और एक की स्पीड 50, एक किलोमीटर की स्पीड 30 है, एक दूसरे के साथ में आती है, तो यानी कि ये स्पीड प्लस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, तो 50 प्लस 30 विच विल इक्वल टू 80, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 160, 160 अपॉन 80 इक्वल टू 2 आवर्स। अब टाइम दिया है 8:10, 8:10 प्लस 2 आवर्स 10:10, 10:10 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब सब महीने का दिया है यहाँ पे 76 वाले में, ये 76 को पढ़ा रहा हूँ 69 के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज के कारण यूपीएससी ने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था, मिनिस्ट्री ने, कि हम कॉम्प्रहेंशन के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसके लिए यूपीएससी ने आंसर की में इसका आंसर्स नहीं दिया, तो इसके लिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 76, यहाँ पे दिया है 3rd डे ऑफ द मंथ इज मंडे, मंडे है जो महीने का तीसरा दिन, वो 5th डे हो गया, तीसरा दिन वो मंडे हो गया, ठीक है। तो 5th डे क्या होगा 21st, अब या तो 21st पे फाइंड आउट करे, फिर 5th पे फाइंड आउट करे उसके बाद से, यानी कि ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, 21st प्लस 5th विल बी इक्वल टू 26, तो 26 हमें फाइंड करना है, 3rd को मंडे पड़ रहा है, तो मंडे प्लस 7 दिन बाद ही पड़ेगा ना मंडे, तो मंडे मंडे ऐड करने पड़ेंगे, तो 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि 3 के बाद 10 को मंडे पड़ रहा है, 17 को मंडे पड़ रहा है, 24th को मंडे पड़ रहा है, फिर 31st या 1st को, या फिर जो भी पड़ रहा है, ठीक है, 2 को 3 को फेब मंथ हुआ तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो 26 वाला जो होगा, यहाँ पे हमने पता किया 24th को मंडे पड़ रहा है, तो 26 क्या 2 ही दिन का अंतर है, तो 24 प्लस 2 मंडे प्लस 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यानी कि वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर, वेडनेसडे हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू ने एक चैरिटी का शो है, टोटल टिकट जो है वो 420 है, ठीक है, तो 420 टिकट बेचे गए हैं, तो हाफ ऑफ द टिकट सोल्ड एट 5 रुपीज, हाफ कितने हो गए 420 का हाफ कितना होगा हमें फाइंड आउट करेंगे, तो 210 होगा, 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1050 आएगा, ठीक है। मैनुअल काउंटिंग 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, ऐसे ही करके हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर 1/3 एट द रेट ऑफ 3 रुपीज इच, 1/3 क्या होगा 420 का 140 होगा, 14 इंटू होता है 14 इंटू 3 इक्वल टू 42, तो ये 3 पे बेचे गए, यानी कि 140 इंटू 3 इक्वल टू 420। अब इसको हम या तो ये भी कर सकते थे 1/3 इंटू 420 इंटू 3, तो 420 आता, तो 420 हो गया, रिमेनिंग 1 माइनस हाफ यहाँ पे दिया है, 1/3 यहाँ पे दिया है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, तो 1 माइनस 3/6, 3/6 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, तो 3 को इधर से भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/6 अपॉन 2 प्लस 2/6 5/6, यहाँ पे क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 5/6 1/6, तो 1/6 जो है वो 2 रुपए पे बेचे गए, तो 1/6 किसका
420 का, तो 420 का 1/6 कितना होता है? 70। 70 इंटू 2 कर दो, 140 आ जाता है। अब इसको ऐड कर दो, 1050 प्लस 140 प्लस ये हो जाएगा 420, विच विल इक्वल टू 1610। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये एक फैमिली दी है कि 6 लोग हैं मेंबर्स में, इसमें अलग अलग प्रोफेशन है। ए जो है वो मैरिड है लेडी स्टेनो से, यहाँ पे लिख देंगे ए जो है वो लेडी स्टेनो से मैरिड है, तो यानी कि ए मेल हो गया। फिर जज है वो मैरिड है लॉयर से, ये हमें नहीं पता जज कौन है लॉयर कौन है। एफ द ड्रॉट्समैन इज द सन ऑफ बी, ठीक है, ड्रॉट्समैन जो है वो सन है, बेटा है इसका, इसका जो है वो बेटा है, ठीक है। एंड ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई भी है, यानी कि इसका भी बेटा या बेटी हो गई, ठीक है। फिर दिया है कि सी जो है वो लॉयर है, सी लॉयर है, पुत्र वधु है, डॉटर इन लॉ है, डी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और यहाँ पे दिया है कि ई इज अनमैरिड डॉक्टर, ये कपल में नहीं है मतलब, ठीक है, ये कपल में नहीं आया। अब ई नहीं आएगा क्योंकि ई भाई है एफ का या बहन है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी डी ही कपल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि सी ई जो है, डी जो है वो एफ की ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है, इसकी ग्रैंड मदर है ये। तो यानी कि ये तो बी जो है वो उसका बाप है ना, फादर है, तो इसकी ग्रैंड मदर है, तो यानी कि ये इसका बेटा होना चाहिए, तो यानी कि ये कपल तो नहीं होगा। अब इसका फिर, और सी पुत्रवधु है तो ये भी नहीं होगी, तो यानी कि डी इज मैरिड टू ए, ठीक है। अब लॉयर, अब बची कौन, सिर्फ यही बची और बी बचा, तो बी लॉयर जज की कपल है, तो लॉयर है सी, तो यानी कि ये जज होगा एंड ये हस्बैंड हो जाएगा। तो हु इज व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, हमने पता किया यहाँ पे बी जो है उसकी प्रोफेशन जो है वो जज है, यहाँ पे जज लॉयर की कपल है ना, तो जज है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कपल्स, एडी है, हाँ एडी है, बीसी है, हाँ बीसी भी है, तो अब दोनों ही सही जवाब हो जाएंगे। पर हमें एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, बी एडी और बीसी दोनों, तो एडी बीसी सही जवाब हो गया हमारा सही जवाब। फिर व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, हमने भी यहाँ पे देखा कि डी जो है वो लेडी स्टेनो है, वो ए से मैरिड है, तो यानी कि ए स्टेनो हो गई। तो ये दैट्स इट फॉर दिस 2014। थैंक यू।